नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर एमडी रचना शारीर। आज का विषय है संधि शारीर। तो इससे पहले हम लोगों ने अस्थि शारीर के बारे में बात किया। तो अस्थियों से संबंधित जो भी बात किया अर्थात ह्यूमन स्केलेटन की बात किया, उसके इंपॉर्टेंस की बात की, इस अस्थियों की संख्या की बात की और अस्थियों का जो प्रकार है और उनके एक तरह से प्रकार की बात किया। तो हम लोगों ने देखा कि अस्थियों की बात करने के बाद संधि शारीर का वर्णन आता है, नंबर आता है। तो नाम जैसा है कि संधि, संधि शारीर। तो संधि शब्द जो होता है, संधि का मतलब होता है मेल या संगम। मेल या संगम मतलब जहां पर शरीर में, हम लोग शरीर से संबंधित संधि की बात कर रहे हैं। तो शरीर में देखा जाए इन जनरल टर्म में संधि का क्या मतलब है कि जहां जिस किसी भी पॉइंट पर या जिस किसी प्लेस पर शरीर में जहां पर दो या दो से अधिक रचनाएं आपस में मिलती हैं उसको संधि बोलते हैं। तो मिलने का मतलब होता है संयोग या योग या संगम। तो संधि का मतलब होता है सिंपली मेल या संगम। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, इसको पढ़ने से ये तात्पर्य होता है जब संधियों की संख्या की बात आती है तो यहाँ पर देखेंगे कि चरक ने 200 मानी है, सुश्रुत और वाग्भट ने 210 मानी है। तो इस तरह से देखेंगे कि ये जो संधियों की संख्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बताता है कि यहाँ जो संधि शारीर का हम लोग पढ़ रहे हैं एक तरह से अस्थि संधि पढ़ रहे हैं। तो संधि का मतलब तो हो गया कि दो या दो से अधिक रचनाएं, चाहे वो अस्थि हो, चाहे सिरा हो, चाहे स्नायु हो, चाहे धमनी हो, चाहे मांसपेशी हो, ये रचनाएं जहां पर एक दूसरे से मिलती है उसको हम लोग संधि का नाम देते हैं। लेकिन जो संधि शारीर है उसमें हम लोग को अस्थि संधि मीन्स अस्थियों के दो या दो से अधिक अस्थियां जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलेंगी उसको हम लोग स्पेसिफिक रचना का नाम देंगे संधि। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि संधि शारीर के अंतर्गत अस्थि संधि के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि संधि शारीर से पहले हम लोगों ने अस्थि शारीर के बारे में पढ़ा था। तो आइए शुरू करते हैं संधि शारीर के बारे में। तो हम लोग को पता है कि जो भी ह्यूमन स्केलेटन होता है, मानव कंकाल तंत्र होता है, वो एक दूसरे के अस्थियों से मिलने से बनता है। जहां पर जैसे अगर हम सिंपली बात कर लें कि अपर लिम्ब की बात कर लें, तो अपर लिम्ब की जो भी ये पार्ट है, ये अगर बात कर ले ह्यूमरस का पार्ट है, ह्यूमरस का जो इस पॉइंट पर जुड़ा हुआ पार्ट है ये कहीं ना कहीं संधि की वजह से जुड़ा हुआ है। अगर ये बात कर ले कि जहां पर ये फ्लेक्स हो रहा है, ये पार्ट जो है ह्यूमरस का लोअर एंड जो है ये रेड अल्ना के अपर एंड से अटैच है, कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक संधि का निर्माण होता है। जहां कहीं भी संधि की बात करेंगे वहां पर गति की बात होगी। तो संधि के प्रकार के बेसिस पे, संधि के प्रकार के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार हैं और उनमें गति कैसी है। मीन्स चेष्टावान है, एक्टिव मूवमेंट है या बहुत ही कम मूवमेंट हो रहे हैं। तो मूवमेंट लगभग हर जगह होते हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम होते हैं। जैसे हम लोग बात करें कि जैसे ग्रीवा की जो या वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, जो एक एक वर्टिब्रल कॉलम बनता है उसमें जो मूवमेंट होता है कुछ इस तरह से, ये वर्टिब्रल कॉलम का मूवमेंट है। चाहे आगे की तरफ फ्लेक्शन, चाहे पीछे की तरफ एक्सटेंशन, चाहे लेटरल फ्लेक्शन हो जाए, चाहे साइड वाइज साइड फ्लेक्शन, एक तरह से ये क्या है, ये जो मूवमेंट हो रहा है अल्प होता है। लेकिन जैसे अगर बात करें कि जहां पर ज्यादा मूवमेंट रहा है, जैसे कि हाथ की संधि हो रहा है, जो भी अपर लिम्ब हो, लोअर लिम्ब हो, इस तरह की जो बात करेंगे, संधि की बात करेंगे, इसमें मूवमेंट ज्यादा हो रहा है। तो इसको अभी हम बात करेंगे संधियों के प्रकार के बारे में। आइए शुरू करते हैं संधि शारीर के बारे में। तो संधि शारीर को हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं, संधि है क्या। तो संधि की निरुक्ति, कोई भी शब्द होता है उसकी निरुक्ति के बारे में बात करते हैं कि निरुक्ति का मतलब होता है वो किन शब्दों के मिलने से बना है। निरुक्ति का मतलब ये होता है कि वो जो शब्द है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो किन किन शब्दों के मिलने से बना हुआ था। यहाँ पे देखेंगे संधि शब्द की निरुक्ति क्या है, सम प्लस धा प्लस की, सम प्लस धा प्लस की शब्दों के मिलने से संधि शब्द बना है। तो संधि शब्द जो है सम प्लस धा प्लस की शब्दों के मिलने से बना है, जिसका अर्थ होता है मेल या संगम या जोड़। मेल या संगम या जोड़ मीन्स ज्वाइंट, मेल या संगम या जोड़। इसको हम लोग संधि को अगर मॉडर्न में कोरिलेट करेंगे तो संधि शारीर, यहाँ संधि शारीर है उसको आर्थ्रोलॉजी बोलेंगे, आर्थ्रोलॉजी बोलेंगे। तो ये संधि शारीर क्या है, आर्थ्रोलॉजी के बारे में हम लोग देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न में। तो यहाँ पर इस तरह से देखें, हम लोग आयुर्वेद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखा निरुक्ति सम प्लस धा प्लस की शब्द से के मिलने से संधि शब्द बना, जिसका अर्थ होता है संगम या मेल। फिर देखते हैं दूसरा लक्षण क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है संधि के बारे में। तो यहाँ देखेंगे उसकी परिभाषा या लक्षण, मीन्स संधि कहते किसे हैं,
तो उसके बारे में देखिए कि उसकी परिभाषा या लक्षण क्या है, अस्थि संयोग स्थानम। तो क्लियर कट हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर जो संधि की बात कर रहे हैं वो हम लोग अस्थि संधि की बात कर रहे हैं, तो इसलिए क्लियर कट कहा अस्थि संयोग स्थानम। चरक शारीर 7, चरक शारीर 7 के 14वें नंबर का श्लोक बता रहा है अस्थि संयोग स्थानम, अर्थात जहां पर अस्थियों का संयोग होता है। तो अस्थि संयोग स्थानम मतलब कि जहां जिस किसी भी पॉइंट पर शरीर में जिस किसी भी पॉइंट पर दो या दो से अधिक अस्थियों का संयोग होता है उसको हम लोग संधि शारीर कहते हैं या संधि कहते हैं, उसको डिफाइन कर दिया। इसी तरह से काश्यप ने भी कहा है अस्थनि स्नायु बद्धानी, अस्थनि स्नायु बद्धानी, अस्थियों जो अस्थियां होती है मीन्स अगर अपर लिम्ब की बात करेंगे तो यहाँ पर ह्यूमरस और रेडियस अल्ना अगर एक दूसरे से जुड़े हैं तो वो किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, तो ये जुड़े हुए हैं स्नायु की वजह से। जो संधियों का निर्माण होता है, अगर संधि अगर एक दूसरे से बन रहे हैं, संधि मान लीजिए दो पॉइंट बोन हो गया तो इसके चारों तरफ स्नायु का अटैचमेंट होता है, तो अस्थियों से स्नायु अटैच होते हैं और इस पर्टिकुलर ज्वाइंट को मजबूत करते हैं, मीन्स इस ज्वाइंट को संधि के निर्माण में हेल्प करते हैं। तो संधि के निर्माण में कौन सी रचना हेल्प करती है, तो ये है स्नायु है, मांसपेशी है, लिगामेंट है, ये सब रचनाएं क्या होती है संधियों को मजबूत बनाते हैं। तो इसको हम लोग स्नायु के प्रकरण में और डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ देख लेते हैं अस्थनि स्नायु बद्धानी मीन्स जो स्नायु होते हैं अस्थियों से जुड़े होते हैं और संधि का निर्माण करते हैं। फिर देखेंगे कि फिर चरक ने सूत्र स्थान के 11वें चैप्टर में श्लोक नंबर 48 में सूत्र स्थान के 11वें चैप्टर में श्लोक नंबर 48 में बताया है, क्या बोला है, अस्थि संधयो अस्थि मीन्स अस्थियों दो या दो से अधिक अस्थियों के मिलने को अस्थि संधि बोलते हैं। तो बोलेंगे अस्थि संधयो, अस्थियों के मिलने को अस्थि संधि बोलते हैं। और संयोगात मीन्स संयोगात शत्रु निबद्धाश्च स्नायु कंडरा, और जहां पर जिस किसी भी पॉइंट पर दो या दो से अधिक अस्थियां आपस में मिलती हैं उनको निबद्ध या बांधने का काम कौन करता है, वो काम करता है आपका कि स्नायु और कंडरा मीन्स स्नायु और कंडरा इन अस्थि संधियों को मजबूत करने का काम करते हैं, एक दूसरे को स्थिर रखने का काम करते हैं। ये चरक ने एक्सप्लेन किया है। तो इस तरह से एक तरह से हम लोग देखा निरुक्ति देखा संधि शारीर का, उसके बाद संधियों के लक्षण या परिभाषा देखा। आइए शुरू करते हैं संधियों की संख्या। संधियों की संख्या के बारे में देखेंगे कि किस आचार्य ने कितनी संख्या मानी है। तो देखते हैं वन बाय वन। चरक ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान दीजिए बच्चों, कि चरक आचार्य चरक ने माना है संधियों की संख्या 200। तो आचार्य चरक ने संधियों की संख्या 200 मानी है। तो यहाँ पर 200 का मतलब यह है यहाँ पर अस्थि संधि की बात कर रहे हैं। फिर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट। तो आचार्य वाग्भट में अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह दोनों ने क्या माना है, संधियों की संख्या 210 अर्थात 210 माना है। तो चरक ने संधियों की संख्या माना है 200, जबकि सुश्रुत और अष्टांग हृदय ने, जबकि सुश्रुत और वाग्भट अर्थात वाग्भट में अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय ने 210 माना है। तो इसका मतलब सुश्रुत हो चाहे वाग्भट, उन्होंने चरक की तुलना में 10 एक्स्ट्रा मान लिया। तो आइए देखते हैं उसके बाद काश्यप। तीसरे नंबर पे आचार्य काश्यप है। तो आचार्य काश्यप ने संधियों की संख्या 381 अर्थात 381 माना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काश्यप ने संधियों की संख्या कितनी मानी है, 381 माना है। ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है क्योंकि ये जो पैटर्न है एनसीआईएसएम का उसमें क्या होता है कि एमसीक्यू बेस पे भी क्वेश्चन है। तो ये जो संख्या होती है हर एक जो भी चाहे अस्थि हो, चाहे संधि हो, चाहे शिरा हो, चाहे स्नायु हो, उनकी संख्या इंपॉर्टेंट है। संख्या के साथ साथ उनका जो भी वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, उसके बेसिस पे भी हर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एमसीक्यू में उस पॉइंट आ सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि चरक ने संधियों की संख्या 200 मानी है, आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने संधियों की संख्या 210 मानी है, आचार्य काश्यप ने संधियों की संख्या 381 मानी है। और फिर देखेंगे कि एक पॉइंट है वाग्भट में, मीन्स वाग्भट मतलब अष्टांग संग्रह हृदय में 2000 संधि का भी उल्लेख आया है। इधर कहीं कहीं पर एक दोनों में कहीं ना कहीं आया है कि 2000, यहाँ पर जहाँ 210 माना था वहां पर 2000 संधियों का भी कहीं पर जिक्र हुआ है। तो इसको ये मान सकते हैं कि जो ये 210 है ये तो अस्थि संधि है,
210 क्या है, अस्थि संधि है। लेकिन जो 2000 क्या हो सकता है कि ये 210 और 2000 में जमीन आसमान का फर्क है। इसका मतलब कि शरीर में टोटल ज्वाइंट्स की बात कर रहे हैं, तो टोटल मीन्स चाहे अस्थि का अस्थि से हो, अस्थि का मांसपेशी से हो, अस्थि का स्नायु से हो, मीन्स इस तरह की जो संधि बनेंगी, मतलब सभी प्रकार की संधियों की संख्या हो सकता है कि उन्होंने इस तरह से माना हो कि 2000 होते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से काउंट कर लेंगे। अगर ऑप्शन में आता है कि किस आचार्य ने संधियों की संख्या 2000 मानी है, तो अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह जो भी रहेगा वो आप ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। अब आते हैं कि संधियों की संख्या के बारे में बात करने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि जब कभी भी संज्ञा, चाहे अस्थि हो, संधि हो, सिरा, स्नायु हो, संख्या के बाद तुरंत उसके हम लोग वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। कि हम लोग देखते हैं कि षडंग शरीर है, षडंग शरीर को हम लोग किस तरह से देखते हैं कि 4 भुजाएं होती हैं, 2 हाथ 2 पैर, एक मध्य शरीर होता है जिसको ट्रंक बोलते हैं, एक ऊर्ध्व ग्रीवा और सिर होता है। तो इन 6 भागों में बांटा गया। षडंग शरीर में षड अंग अर्थात 6 अंगों की बात कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से उसका वर्गीकरण किया गया है। कि सबसे पहले देखेंगे संधियों की संख्या, टोटल संख्या सुश्रुत, ये हम लोग बात कर रहे हैं संधियों का वर्गीकरण सुश्रुत के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे कि सुश्रुत ने जो भी 210 बताई है संधियां, उसमें क्या करेंगे कि चारों शाखाओं में षडंग शरीर की बात करते हैं। षडंग शरीर में संधियों का वर्गीकरण, संधियों का वर्गीकरण मतलब षडंग शरीर मतलब पूरे शरीर में चारों शाखाओं में देखेंगे तो चारों शाखाओं में एक शाखा में 17 संधि होती है, और इस तरह से 4 शाखाएं हैं तो 17 गुणे 4 इक्वल टू 68 हो जाएगा। तो 68 जो हो जाएगा चारों शाखाओं में हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कोष्ठ। कोष्ठ का मतलब होता है कि चाहे थोरेसिक रीजन हो चाहे एब्डोमिनल रीजन हो, ये है कोष्ठ। और इसको हम मध्य शरीर भी बोलते हैं क्योंकि इसको ट्रंक भी बोलते हैं, मध्य शरीर। कोष्ठ या मध्य शरीर में जो संधियों की संख्या है वो है 59, एक कम 60, मतलब 60 में एक कम है अर्थात 59 है कोष्ठ या मध्य शरीर में। आइए उसके बाद बात करते हैं कि ऊर्ध्व जत्रुगत। हम लोगों ने चारों शाखाओं में बात कर लिया, कोष्ठ में बात कर लिया अर्थात मध्य शरीर में बात किया, बचा क्या, अब बचा है ग्रीवा और सिर में अर्थात जत्रु क्लेविकल। तो हम लोगों ने देखा ऊर्ध्व जत्रुगत, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, जत्रु मीन्स होता है क्लेविकल, क्लेविकल के ऊपर मीन्स ग्रीवा और सिर, ग्रीवा और सिर में देखेंगे संधियों की संख्या 83 और अर्थात 83 है। तो इन तीनों को जब काउंट करेंगे तो इस तरह से हम लोग का 210 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं संधियों का वर्गीकरण यहाँ पर हो जाता है। तो संधियों के वर्गीकरण करने के बाद हम लोग शुरू करेंगे कि संधियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। तो देखते हैं कि संधियों के प्रकार की जब भी बात आती है, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट की जब भी बात आएगी, तो वहां पर सुश्रुत ने 2 रेफरेंस में 2 अलग अलग पॉइंट दिए हैं। तो उसको समझ लेते हैं किस तरह से 2 अलग पॉइंट है। तो यहाँ पर देखेंगे सुश्रुत शारीर 5वें चैप्टर के श्लोक नंबर 26, श्लोक नंबर 26 में एक रेफरेंस है, एक सुश्रुत शारीर 5वें अध्याय का श्लोक नंबर 31। तो श्लोक नंबर 26 एंड श्लोक नंबर 36। श्लोक नंबर 22 में बोल रहा है कि बता रहा है कि संधियां 2 प्रकार की होती है, जबकि श्लोक नंबर 31 में 5वें चैप्टर के 31 बता रहा है कि संधियां एक तरह से 8 प्रकार की होती है। तो हम लोग सबसे पहले जब कभी भी संधियों के प्रकार पूछे जाए, संधियों के प्रकार पूछे जाए तो सबसे पहले आप शुरुआत 2 प्रकार से करिएगा, दिन 8 प्रकार में एंट्री करिएगा। क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि अब इसको पढ़ने से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि संधियों के प्रकार, तो संध्यस्तु द्विविधो, तो यहाँ पर एक टर्म है द्विविधश्च, द्विविध। संधियों की प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, द्विविध मीन्स 2 प्रकार के होते हैं। संध्यस्तु द्विविधश्च, द्विविध अर्थात संधियां 2 प्रकार की होती है। तो देखते हैं कौन कौन से 2 प्रकार हैं। एक है चेष्टावान और दूसरा है स्थिर। तो इन्होंने कहा कि पहला है चेष्टावान, दूसरा है स्थिर। तो इसका मतलब चेष्टावान का मतलब ये हो गया कि जहां पर मूवमेंट प्रॉपर होता है, जैसे यहाँ पर एल्बो ज्वाइंट है, इसको कुरपर संधि बोलते हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर मूवमेंट हो रहा है, तो ये चेष्टावान है। तो इस तरह से जहां पर भी मूवमेंट प्रॉपर हो रहा है उसको हम लोग चेष्टावान बोल रहे हैं, चेष्टावान। और जहां स्थिर है या बहुत ही कम मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, उसको हम लोग क्या देंगे ना, स्थिर। मीन्स संधियां 2 प्रकार की होती है, सुश्रुत ने बोला है। एक तो चेष्टावान है, मीन्स जहां पर अत्यधिक मात्रा ज्यादा मूवमेंट हो रहा हो, या इसको चल बोलते हैं, चल संधि। चेष्टावान का मतलब चल संधि। और दूसरा है स्थिर, स्थिर का मतलब जहां मूवमेंट बिल्कुल भी न हो रहा हो। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि स्थिर संधि कहाँ पाई जाती है और चेष्टावान या चल संधि कहाँ पाई जाती है, दोनों के एग्जाम्पल को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे फिर उसे आगे एक्सप्लेन किया गया है कि देखेंगे सबसे पहले चेष्टावान को एक्सप्लेन कर रहा है। शाखा, हनु, कटी,
चेष्टावंतु संधि है। मीन्स कहाँ कहाँ देखेंगे, कहाँ कहाँ पर चेष्टावान है, मीन्स कहाँ कहाँ पर मूवमेंट वाले ज्वाइंट्स हैं। तो यहाँ देखेंगे शाखा, शाखाओं में तो देखेंगे अपर लिम्ब है तो चाहे देखे शाखा का यहाँ से जो है शोल्डर ज्वाइंट है ये, चाहे एल्बो ज्वाइंट हो, चाहे रिस्ट ज्वाइंट हो, चाहे ये एक तरह से मेटाकार्पल फैलेंजेस का हो या डिजिट्स के बीच में हो, तो ये सब जितने भी शाखा के ज्वाइंट्स है, चाहे अपर लिम्ब हो चाहे लोअर लिम्ब हो, उनमें क्या होती है, चेष्टावान होती है, मतलब मूवमेंट प्रॉपर तरीके से होते हैं। उसके बाद देखेंगे शाखा के बाद हनु। एक टर्म है शाखा, दूसरे टर्म है हनु। हनु का मतलब होता है मैंडिबल, हनु अस्थि। मैंडिबल को क्या बोलते हैं, ये लोअर जा। तो देखते हैं ये लोअर जा है दोनों साइड में, इस पॉइंट पे दोनों जुड़े होते हैं, बट ये इस पॉइंट पे जुड़े हुए हैं दोनों मैंडिबल, बट ये यहाँ से टेम्पोरो मैंडिबल ज्वाइंट बनाते हैं। तो ये एक तरह से ये जो एक तरह से मैंडिबल बोन है, यहाँ पर क्या होता है कि ये है, देखेंगे जब भी हम लोग खाना खाते हैं, ओपन द माउथ करते हैं, माउथ को ओपन करते हैं, तो जो अपर जा होता है दैट इज कॉल्ड मैक्सिला, अपर जा को मैक्सिला कहते हैं, वो फिक्स होता है। जबकि लोअर जा, तो देखेंगे ये लोअर जा मूवेबल है था, तो इसमें मूवमेंट हो रहा है, इसका अटैचमेंट क्या है, टेम्पोरल बोन के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो रहा है। तो टेम्पोरल बोन के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे टीएमजे, टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट में काउंट करते हैं। तो देखेंगे शाखाओं में जो संधियां हैं वो मूवेबल हो रहा है, मीन्स चेष्टावान है या चल संधि है। जो हनु है, हनु मतलब मैंडिबल के द्वारा जो टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट बन रहा है इस पॉइंट पे, वो आपका चल या चेष्टावान संधि में है। तीसरा है कटी। कटी का मतलब हो जाएगा कमर, कटी का मतलब कमर। तो यहाँ पर जो भी मूवमेंट होता है, चाहे किसी वस्तु को आगे झुकने में चाहे पीछे की तरफ में, तो ये जो मूवमेंट होता है ये कटी की बात कर रहा है। तो ये चेष्टावान कट्या चेष्टावांत संधु, तो ये चेष्टावान संधियों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं शाखाओं में टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट या मैंडिबल में, या जो भी कटी प्रदेश में जो मूवमेंट हो रहा है दैट इज कॉल्ड चेष्टावान या चल संधि, क्योंकि मूवमेंट प्रॉपर तरीके से हो रहा है। फिर देखेंगे शेषास्तु संधि, मीन्स इन सब के अलावा, इन सब के अलावा शेषास्तु संधि, शेष संधियां क्या है, सर्वे विज्ञा है स्थिरा, शेष सभी संधियां स्थिर संधि में काउंट होती हैं। तो शेषास्तु संधियां सर्वे विज्ञा स्थिरा, शेष सभी संधियां मीन्स जो पहली लाइन शाखा हनु कटी को छोड़कर, शाखा हनु और कटी की संधियों को छोड़कर शेष सभी संधियां क्या होती हैं, वो स्थिर में काउंट होती हैं। ये बोले हैं सुश्रुत शारीर 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 26 में। अब ऐसा कहने के बाद अब जो श्लोक नंबर सुश्रुत शारीर 5 के श्लोक नंबर 31 की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो 8 प्रकार के संधियों के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक तरह से फिर से हम लोग जो बात कर रहे हैं ये चेष्टावान संधि या जिनमें मूवमेंट हो रहा है, उन्हीं को अब 8 भागों में बांट दिए हैं। उनके 8 वैरायटी, उनके 8 टाइप की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब भी बात करेंगे तो हम लोग बात उसी ज्वाइंट्स की करेंगे जहां पर मूवमेंट होता है। तो जहां पर मूवमेंट होता है उसी का इंपॉर्टेंस ज्यादा भी है, उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी ज्यादा होता है। तो उसी से संबंधित बात करेंगे कि यहाँ पर जो 2 प्रकार के बताने के बाद 2 प्रकार में चेष्टावान और स्थिर है। चेष्टावान मतलब चल संधि, स्थिर मतलब अचल संधि, मीन्स जिसमें मूवमेंट न होते हो। तो इस तरह से बताने के बाद हम लोग जब फिर से अगेन श्लोक नंबर 31 में आ जाते हैं 5वें चैप्टर के, तो यहाँ पर देखते हैं कि त एते संधियों अष्टविधा, मीन्स संधियां क्या होती है, 8 प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर जो 8 प्रकार की संधियां बोल रहे हैं, वो संधि आपके एक तरह से जो चेष्टावान संधियां थी, चेष्टावान संधियां थी अर्थात चल संधियां थी जो 1 नंबर की थी, उसको हम लोग 8 प्रकार में 8 टाइप में बांट दिए हैं। तो उसको देखेंगे 1 बाई 1। तो एते संधियों अष्टविधा, मीन्स जो चेष्टावान संधियां हैं उसको हम लोग 8 प्रकार में 8 भागों में बांटेंगे। तो नाम देखेंगे, कोर उलूखल, कोर संधि। कोर संधि मतलब होता है कि जहां हिंज ज्वाइंट, तो जहां हिंज ज्वाइंट अर्थात कब्जेदार संधि भी कहते हैं। उलूखल की बात करते हैं तो ये आपका एक तरह से बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट की बात करते हैं, जैसे शोल्डर ज्वाइंट हो गया, हिप ज्वाइंट हो गया, तो ये उलूखल हो गया। सामुद्र ज्वाइंट की बात करते हैं तो सामुद्र ज्वाइंट हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रतर ज्वाइंट की बात करेंगे तो इसके विषय में देखेंगे। तुन्न सेवनी, तो सेवनी शब्द जहां है सूचर, जैसे मस्तिष्क में डिफरेंट जो बोन होते हैं जो क्रेनियम के, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के सूचर के थ्रू या सूचर्स के थ्रू जुड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड तुन्न सेवनी। उसके बाद देखेंगे वायसतुंड। वायसतुंड एक है वायसतुंड, वायसतुंड में हम लोग मैंडिबल को देखेंगे।
तो टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट वायुस्तुंड को के अंतर्गत आएगा। उसके बाद मंडल, तो मंडल का मतलब होता है गोल, मंडल का मतलब राउंडेड, तो उस तरह की संधि देखेंगे। फिर देखेंगे शंखावर्त, शंखावर्त का मतलब वर्ल, वर्ल का मतलब भंवर, जिस तरह से भंवर होता है, एक भंवर होता है इस तरह से, उसका जैसे पाइला का एपेक्स होता है, पाइला जैसे घोंगे का जो एपेक्स पार्ट होता है, देखेंगे एपेक्स पॉइंट इधर से है, एपेक्स से लेके धीरे धीरे ये वर्ल इस तरह से नीचे की तरफ आता है। तो ये देखेंगे ये पूरा एक कोनिकल स्ट्रक्चर बनता है ऊपर से नीचे तक, पॉइंटेड पार्ट, दैट इज कॉल्ड वर्ल। इस तरह की रचनाएं जहां पर पाई जाएंगी, संधि पाई जाएंगी, उसको हम लोग शंखावर्त में नाम देंगे। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं कि एक एक करके संधियों के क्या एग्जाम्पल है जो रचना शरीर में, जो भी शरीर में दिए हुए हैं उसको देखते हैं। देखेंगे कोर संधि, कोर संधि को हम लोग हिंज ज्वाइंट भी कहते हैं। हिंज का मतलब होता है कि एक लिमिट के बाद जो है उस साइड में उसका मूवमेंट नहीं होगा। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये एक ज्वाइंट है, एक्सटेंडेड एल्बो है, तो इस एल्बो ज्वाइंट पर इससे ज्यादा हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। अब इसको इस तरह से आगे की तरफ फोल्ड कर सकते हैं, बट इसके बाद ये नहीं जा सकता, तो ये इसका एक लिमिट है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हिंज। मीन्स हिंज का मतलब होता है कब्जा। जैसे दरवाजे का कब्जा होता है, घर में दरवाजे होते हैं तो उसके कब्जा लगा होता है, तो कब्जे का पर्टिकुलर यूनि डायरेक्शन होता है, उसी तरह से इसका भी एक डायरेक्शन है। मीन्स ये जब भी होगा फोल्ड होगा आगे की तरफ होगा, न कि पीछे, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कोर मीन्स हिंज ज्वाइंट मीन्स कब्जेदार संधि। तो कब्जेदार संधि कहाँ कहाँ पाई जाएगी इसको देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे अंगुली, तो अंगुली में देखेंगे, ये देखेंगे अंगुलियों के बीच में, तो ये अगर ये ग्रेट मिडिल फिंगर है तो ये देखेंगे कुछ इस तरह से, ये यहाँ है, ये स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट होने के बाद पीछे की तरफ नहीं मुड़ेगा। अगर इस ज्वाइंट की बात करें तो ये, इस ज्वाइंट की बात करें तो ये तो मुड़ जा रहा है, लेकिन ये इसके बाद सीधे हो जाएगा, बट इसके पीछे नहीं मुड़ेगा, इसको हम पीछे करें तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर एक हिंज है, एक लिमिटेशन है, चाहे हम अंगुली की बात करें चाहे मणिबंध की बात। मणिबंध का मतलब रिस्ट, तो मणिबंध का मतलब रिस्ट, तो ये देखेंगे रिस्ट, तो ये कलाई पे है, तो मणिबंध इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा ये पीछे नहीं जा सकता, ये आगे थोड़ा सा आ सकता है, ठीक है। तो ये मणिबंध हो गया। दूसरा हो गया गुल्फ, गुल्फ, गुल्फ जिस तरह से हाथ में मणिबंध है, मीन्स जो रिस्ट है, उसी तरह से पैर में एंकल ज्वाइंट जहाँ होता है, एंकल ज्वाइंट को हम लोग गुल्फ बोलते हैं। सेम मूवमेंट यहाँ पर भी होता है कोर की तरफ। फिर देखेंगे जानु, जानु संधि अर्थात इसको हम लोग नी ज्वाइंट भी बोलते हैं, जानु संधि को नी ज्वाइंट बोलते हैं। और देखेंगे कुरपर, कुरपर को हम लोग एल्बो ज्वाइंट बोलते हैं, कुरपर को हम लोग एल्बो ज्वाइंट बोलते हैं। तो ये एक तरह से कोर संधि के एग्जाम्पल में आते हैं। तो मेरे हिसाब से ये इजी है याद करने के लिए कि हिंज ज्वाइंट कहाँ कहाँ पे है। तो देखेंगे यहाँ पर अंगुली, मणिबंध, गुल्फ, जानु, कुरपर, तो अंगुली, मणिबंध, गुल्फ, जानु और कुरपर में। नेक्स्ट नंबर का जो ज्वाइंट है उसको बोलेंगे उलूखल ज्वाइंट। तो उलूखल मीन्स होता है ओखल और मूसल की तरह। जैसे ओखल, सिंपली हम लोग बात करें ओखल का, जिसमें ओखल इमाम दस्ता अगर सिंपली बात करें तो इमाम दस्ते का जो पार्ट होता है जिसमें कोई चीज कूटते हैं, तो लोहे का राड होता है उसे कूटते हैं, तो जो उसका ओखल वाला पार्ट होता है, जो उसका कानकेव पार्ट होता है, जो गहरा पार्ट होता है, वो एक तरह से कैप्सूल फॉर्मेशन करता है और एक लोहे की से जिसको हम कूटते हैं, तो उसको बोलते हैं ये ओखल हो गया, उससे मूसल के द्वारा कूटते हैं। तो उलूखल मीन्स ओखल और मूसल, ठीक है, उस तरह का जो अरेंजमेंट है, उस तरह की रचना है, उसको उलूखल ज्वाइंट इसको बोलते हैं। बाल एंड सॉकेट, तो बाल एंड सॉकेट क्या है? बाल का मतलब होता है कि जो कैविटी है, सॉकेट है, उसमें किसी भी ज्वाइंट, किसी भी बोन का जो हेड, जैसे कि हम लोग बात करें शोल्डर ज्वाइंट की, तो शोल्डर ज्वाइंट में जो एक तरह से बाल का काम कौन कर रहा है? ह्यूमरस का हेड, ह्यूमरस का हेड जो है बाल का काम करेगा, और जो आपका स्कैपुला का जो ग्लिनॉइड कैविटी है या ग्लिनॉइड एंगल है वो एक तरह से सॉकेट का काम करेगा। तो यहाँ पर ये बनाएगा उलूखल या बाल सॉकेट ज्वाइंट। इसको बोलते हैं गेंद और प्याले की संधि। गेंद मीन्स बाल, प्याले मीन्स होता है सॉकेट, गेंद और प्याले की संधि। तो देखेंगे कहाँ कहाँ है। कच्छा वंछड़ दशन, कच्छा वंछड़ दशन, कच्छा मीन्स, कच्छा का मतलब ये रीजन बता रहा है, शोल्डर रीजन के आसपास बता रहा है, तो ये एक तरह से हो जाएगा। वंछड़ का मतलब लोअर लिम्ब में ये पॉइंट जा रहा है, हिप ज्वाइंट से रिलेटेड है, तो हिप ज्वाइंट वाला पार्ट का रहा है वंछड़। और दशन, दशन का मतलब होता है दांत। तो दांत देखते हैं कि जो टीथ सॉकेट में, टीथ सॉकेट अगर दांत को उखाड़ दे अगर टीथ से, तो वहां पर देखेंगे गड्ढा हो जाता है। अगर दांत को अगर कैविटी से हटा दे तो वहां पर कैविटी बन जाती है, तो उसको बोलते हैं कैविटी, उसी में दांत फिट रहते हैं, तो उसको बोलते हैं। ये दांत भी कहीं ना कहीं उलूखल ज्वाइंट या बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट का एग्जांपल है। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद कर लेते हैं तुरंत कि देखेंगे उलूखल ज्वाइंट को याद करेंगे, देखेंगे कोर का तो याद हो जाता है कि यहाँ पर सिंपली है,
लेकिन उलखल को याद कैसे करना है, तो कच्छा वच्छा में दांत दिखाता है उल्लू कहेगा, तो इसको याद कैसे करेंगे, उलखल ज्वाइंट को कच्छा तो यहाँ देखेंगे कि हम लोग को उलखल ज्वाइंट को याद करना है, तो याद कैसे करेंगे, कच्छा वच्छा में दांत दिखाता है उल्लू कहेगा। जैसे किसी बच्चे को डांटना है, अगर वो हंस रहा हो तो तुरंत उसको डांट दीजिए, कच्छा वच्छा में दांत दिखाता है उल्लू कहेगा। तो मतलब कच्छा मीन्स कच्छा हो जाएगा, एक्जिला मीन्स शोल्डर ज्वाइंट हो जाएगा, वच्छा मीन्स वंछड़, ये वंछड़ हो जाएगा, इंग्वाइनल रीजन हो जाएगा, इंग्वाइनल रीजन मतलब हिप ज्वाइंट से रिलेटेड हो जाएगा, दांत मीन्स होता है दशन, तो दांत हो जाएगा, दिखाता है उल्लू, उल्लू मीन्स उलूखल, उलूखल में बाल एंड सॉकेट, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इजीली याद हो जाता है, कच्छा वच्छा में दांत दिखाता है उल्लू कहीं का। आइए नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा, सामुद्र ज्वाइंट। तो सामुद्र ज्वाइंट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर है, सामुद्र में शैडल ज्वाइंट की बात करते हैं, तो सामुद्र को हम लोग शैडल ज्वाइंट भी कहते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर अंश पृष्ठ गुद भग नितंब, इसके एग्जाम्पल है अंश पृष्ठ गुद भग नितंब। इसको कैसे याद करेंगे, अंश पृष्ठ गुद भग नितंब, तो देखेंगे अंशु के गुद भग नितंब सामुद्र हैं, अंशु के तो यहाँ देख रहे होंगे कि हम लोग सामुद्र ज्वाइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको याद कैसे करेंगे, इसके एग्जांपल है अंश पृष्ठ गुद भग नितंब, अंशु के गुद भग नितंब सामुद्र हैं, अंशु के गुद भग नितंब सामुद्र हैं, अंशु के गुद भग नितंब सामुद्र हैं। तो इस तरह से हम लोग को याद होता है सामुद्र ज्वाइंट। फिर देखेंगे यहाँ पर चौथे नंबर पे प्रतर, प्रतर 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 देखेंगे ग्रीवा और पृष्ठवंश, प्रतर में देखेंगे ग्रीवा और पृष्ठवंश, प्रतर का एग्जाम्पल क्या है, ग्रीवा और पृष्ठवंश। तो याद कैसे करेंगे, तो पृष्ठ की ग्रीवा पतली है, पृष्ठ की ग्रीवा, पृष्ठ की ग्रीवा पतली है, तो पतली है मतलब प्रतर, पतली है मतलब प्रतर, पृष्ठ, पृष्ठवंश और ग्रीवा, पृष्ठवंश और ग्रीवा में क्या है, प्रतर ज्वाइंट है। तो पृष्ठ की ग्रीवा पतली है मीन्स पतली है, जो भी पृष्ठ की ग्रीवा पतली है या पतरी है, तो पतली या पतरी का मतलब क्या हो जाएगा, प्रतर ज्वाइंट। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे प्रतर संधि। अब उसके बाद है पांचवें नंबर पे देखेंगे हम लोग, पांचवें नंबर पे देखेंगे तुण्य सेवनी, तुण्य सेवनी का मतलब होता है सूचर, तुण्य सेवनी, तुण्य सेवनी का मतलब जहां पर सूचर होता है कटी कपाल, जहां पर हम लोग देखते हैं कि जो सिर के जो भी स्कल के जो भी जॉइंट बोन होते हैं वो एक दूसरे से सूचर्स के थ्रू ही डिफरेंट सूचर्स होते हैं, मतलब लैम्बॉइड सूचर है, एक तरह से बहुत से सूचर्स की सिग्मॉइड डेल्टॉइड सूचर है, तो डिफरेंट सूचर्स की बात करेंगे। बट यहाँ देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या है, तुण्य सेवनी के एग्जाम्पल क्या है। तो यहाँ देखेंगे सिर कटी कपाल, सिर में कटी में कपाल में, सिर में कटी में कपाल में, तो सिर अपने आप में एक सिर ही कह रहा है, फिर कपाल भी कह रहा है, तो कपाल भी कहीं ना कहीं सिर वाला रीजन ही है। और कटी, कटी का मतलब पता है, कटी का मतलब हिप ज्वाइंट है, हिप ज्वाइंट को हम लोग कहते हैं कि इलियम प्यूबिस इस्चियम, इलियम प्यूबिस इस्चियम, तीन बोन होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इलियम प्यूबिस इस्चियम, तो एक तरह से ये ऊपर इलियम हो गया, ये प्यूबिस हो गया, ये इस्चियम हो गया, ये तीनों एक दूसरे से सूचर ज्वाइंट के थ्रू जुड़े होते हैं। तो इलियम प्यूबिस इस्चियम जो होते हैं एग्जांपल होते हैं आपके तुण्य सेवनी के। देखेंगे तुण्य सेवनी में सिर कटी कपाल, याद कैसे करना है, इसको याद करने का तरीका हम लोग देख लेते हैं कि तो यहाँ देखेंगे तुण्य सेवनी के याद करने का तरीका, जिस तरह से हम लोगों ने और भी संधियों के बारे में देखा। यहाँ पर तुण्य सेवनी के एग्जाम्पल में देखा था कि कौन कौन से हैं, कि सिर कटी कपाल, सिर कटी कपाल में देखेंगे
तो पाल का सिर काटने पर तुन्न हो जाते हैं, पाल का सिर काटने पर तुन्न, पाल का सिर काटने पर तुन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर पाल क्या है, वो आपका एक तरह से कपाल है, सिर मतलब सिर ही है, और काटना मतलब कटी, एक तरह से पाल का सिर काटने पर तुन्न हो जाता है। तुन्न का मतलब तुन्न सेवनी, तो तुन्न सेवनी के एग्जाम्पल है पाल का सिर काटने पर तुन्न हो जाते हैं। पाल मतलब कपाल हो जाएगा, सिर का मतलब सिर ही है, काटने मतलब कटी है। तो इस तरह से हम लोग को देखते हैं कि पाल का तुन्न, सिर काटने पर तुन्न हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग तुन्न सेवनी के बाद जो है 6 नंबर पे वायस तुंड। तो वायस तुंड देख रहे होंगे, जैसा कि नाम है वायस और तुंड। वायस मीन्स होता है कौवा, वायस का मतलब होता है कौवा, क्रो, और तुंड मतलब वायस तुंड, तुंड मतलब होता है उसका चोंच। तो देखेंगे कौवे की चोंच कुछ इस तरह से होती है। तो हम लोग देखते हैं कि जो मैंडिबल ज्वाइंट है, ये जो मैंडिबल ज्वाइंट है, हनु, जिसको हनु अस्थि बोलते हैं, ये इस पॉइंट पे जुड़ा होता है, लेकिन जनरली जुड़ने के बाद दोनों एक हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये टेम्पोरल जो बोन से ये पर्टिकुलर कुछ मैंडिबल का ये वाला पार्ट कुछ इस तरह से होता है, ये इससे जुड़ जाता है। तो मैंडिबुलर फोसा से, टेम्पोरल बोन के मैंडिबुलर फोसा से जुड़ जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि वायस तुंड, मतलब हनिज संधि, हनु संधि। तो इसको बोलते हैं टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट, टीएमजे। इस पॉइंट बनता है टीएमजे, टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट, मींस टेम्पोरल बोन का कुछ पार्ट आर्टिकुलेट कर रहा है और मैंडिबल का, तो टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट बन रहा है। उसके बाद देखेंगे 7 नंबर पे है मंडल संधि। तो मंडल संधि, जैसा कि मंडल नाम है, मंडल का मतलब होता है गोल, सर्कुलर। तो यहाँ देखेंगे मंडल में कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो देखेंगे कंठ, हृदय, नेत्र, क्लोम, नाड़ी। कंठ, हृदय, नेत्र, क्लोम और नाड़ी। तो यहाँ देखेंगे कंठ, हृदय, नेत्र, क्लोम, नाड़ी। इसको याद कैसे करना है, तो इसको याद करना है ना ना मंडलाकार हृदय को कंठ से मत लगाना, ना ना मंडलाकार हृदय को कंठ से मत लगाना। तो एक न से मतलब हो जाएगा नेत्र, दूसरे न से हो जाएगा नाड़ी, तीसरा है मंडलाकार, तो मंडल संधि ही है, उसका टाइप है। चौथा हो जाएगा कि उसका हृदय बोल रहा है, एक क से हो जाएगा क्लोम, एक से है कंठ। तो कह रहा है ना ना मंडलाकार हृदय को कंठ से मत लगाना। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मंडल के कंठ, हृदय, नेत्र, क्लोम और नाड़ी। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये नाना मंडलाकार हृदय को कंठ से मत लगाना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं कि लास्ट नंबर का जो संधि है उसको देखेंगे शंखावर्त। शंखावर्त, वर्त का मतलब होता है वर्ल, कोई चीज का एक घुमाव, जैसे स्प्रिंग बनी होती है, स्प्रिंग, स्प्रिंग तो एक पर्टिकुलर एक एरिया में ही ऊपर की तरफ बढ़ती है, लेकिन जो ये घुमाव कुछ इस तरह से स्प्रिंग लाइक ही होता है, बट इसका एक जो बेस होता है, एक एपेक्स होता है, तो कहीं ना कहीं एपेक्स पॉइंटेड होता है, तो कुछ इस तरह से घूमते 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 एक पॉइंट पे आता है। इस पॉइंट को देखेंगे कोनिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड शंखावर्त। तो शंख का मतलब होता है वर्ल, शंख का मतलब ये होता है कि घोंघा, शंख का मतलब होता है घोंघा, स्नेल। उसके जो एपेक्स होता है, पाइला या एपेक्स स्नेल बोलते हैं, उसका जो एपेक्स होता है वो कुछ इसी तरह का होता है, शंखावर्त की तरफ। इसके एग्जाम्पल क्या है, इस तरह की चीजें, स्रोत और श्रृंगाटक, स्रोत और श्रृंगाटक। तो देखेंगे ईयर में भी कुछ रचनाएं ऐसी पाई जाती है, और श्रृंगाटक मर्म होता है, या ब्रेन के नोज के थ्रू जब अंदर की तरफ आ जाएंगे ब्रेन में, तो वो रचना होती है कैवर्नस शाइनस। कैवर्नस शाइनस जो मेन कैविटी होती है ब्लड को वेनस ब्लड को रिटर्न करने के लिए, उसको बोलते हैं कैवर्नस शाइनस की रचना कुछ इस तरह से मिलती जुलती है। अब हम लोग आते हैं कुछ लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, कि यहाँ पर दिया हुआ कि आपने टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स विथ इट्स क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, कुछ सिलेबस में कुछ इस तरह दिया है कि टाइप्स ऑफ ज्वाइंट मींस संधियों के प्रकार और उनके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। तो इसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, या अप्लाइड एस्पेक्ट की बात करेंगे, या अप्लाइड एनाटॉमी की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ ज्वाइंट्स को अप्लाइड एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे, मींस इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे पहले शोल्डर ज्वाइंट के बारे में देख रहे हैं। शोल्डर ज्वाइंट में से रिलेटेड कौन कौन से अप्लाइड पार्ट होते हैं, तो उसका डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर। डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर कहने का मतलब यह है कि जैसे कंधे का उतर जाना, तो कहते हैं ना कंधा उतर जाना, तो शोल्डर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर का मतलब इस शोल्डर ज्वाइंट बना किससे है ये पहले जानना जरूरी है। तो हम लोग जानते हैं कि ये पीछे की तरफ स्कैपुला होता है, और ये ह्यूमरस होता है। हेड ऑफ ह्यूमरस होता है फिफ्थ होता है ग्लेनोइड कैविटी या ग्लेनोइड एंगल ऑफ स्कैपुला के। जब हेड ऑफ फीमर,
हेड ऑफ फीमर अगर ये नीचे की तरफ आ जाए स्कैपुला की कैविटी से नीचे की तरफ, अगर इसमें है ये नीचे की तरफ आ जाए तो उसको बोलते हैं डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर। दूसरा पॉइंट है इसमें कि फ्रोजन शोल्डर। तो फ्रोजन शोल्डर का मतलब हो जाएगा कंधे का जाम होना, कंधे का फ्रीज हो जाना, जाम हो जाना। तो कहते हैं ना कि 40-45 अवस्था की जो स्त्री हो या पुरुष हो, उनका एक कंप्लेन रहता है कि हमारा कंधा हाथ उठता नहीं है, मीन्स कंधा जाम हो गया है। तो इनकी एक समस्या कॉमन होती है जिसको हम बोलते हैं कंधे का जाम होना। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर इंटरनल ट्रामा होता है, इंटरनल जो इन्फ्लेमेशन या इंटरनल ट्रामा की वजह से या अननोन काज की वजह से यहाँ पर इस जॉइंट के सराउंडिंग क्या होता है, फाइब्रोसिस होती है। फाइब्रोसिस होने की वजह से ये यहाँ पर स्टिफनेस आ जाती है। स्टिफनेस आने की वजह से जैसे ही हम कंधे हाथ उठाते हैं ये उठता नहीं है और पेन होता है, तो इसको बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। फिर देखते हैं कि यहाँ एल्बो ज्वाइंट, तो शोल्डर ज्वाइंट के बाद एल्बो ज्वाइंट की बात करेंगे। इससे रिलेटेड यहाँ पुल्ड एल्बो है। पुल्ड एल्बो में होता क्या है कि देखेंगे एल्बो ज्वाइंट का फॉर्मेशन होता कैसे है। ह्यूमरस का लोअर एंड और अल्ना का अपर एंड और रेडियस का अपर एंड के थ्रू ये बनता है आपका एल्बो ज्वाइंट। एल्बो ज्वाइंट में होता क्या है कि जो रेडियस होता है उसका जो हेड होता है, रेडियस का हेड राउंडेड होता है। ये रेडियस है, तो रेडियस का हेड अल्ना के, ये अल्ना में कुछ इस तरह से होता है, बट ये जनरली यहाँ पर अटैच होता है ऊपर की तरफ ह्यूमरस से। तो यहाँ पर अल्ना से अटैच होता है, लेकिन किसी वजह से अगर हम किसी बच्चे को जबरदस्ती हाथ खींचते हैं, कहते हैं ना किसी बच्चे को झटके देकर जर्क देकर नहीं उठाना चाहिए, बहुत ही आराम से उठाना चाहिए। जब किसी बच्चे को हम खींचते हैं तो उसका रेडियस वाला पार्ट अगर यहाँ पर रेडियस है तो ये कोई खींच रहा आगे की तरफ, ये जनरली क्या होता है रेडियस वाला पार्ट, ये हेड ऑफ रेडियस ये पुल्ड हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है, इसको बोलते हैं पुल्ड एल्बो। उसका हम लोग डिटेल ऑस्टियोलॉजी में हम लोग ने बात किया है। उसके बाद देखेंगे टेनिस एल्बो है, तो ये जनरली टेनिस एल्बो के प्लेयर में ये इंजरी आती है एल्बो ज्वाइंट पर। उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट्स एल्बो है। जनरली क्या होता है कि जब लॉन्ग लेक्चर होते हैं, कई घंटे घंटे के लेक्चर्स होते हैं, तो जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं थक जाते हैं पढ़ते समय, तो टेबल पे हाथ इस तरह से करके, टेबल पे हाथ इस तरह से करके, इस तरह से हाथ का सहारा लेके लेक्चर सुनते हैं। तो जनरली क्या होता है कि मीडियल एपिकोंडाइल पे इंजरी होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एल्बो। एक आपका है गोल्फर्स एल्बो, जो गोल्फर्स प्लेयर होते हैं उनके केसेस में ये इंजरी आती है एल्बो ज्वाइंट में। यहाँ पर लेटरल एपिकोंडाइल में इंजरी आती है, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ है। फिर देखें नेक्स्ट है हिप ज्वाइंट की जो क्लिनिकल एनाटॉमी है, उसमें देखें डिसलोकेशन ऑफ हेड ऑफ फीमर। डिसलोकेशन ऑफ हेड ऑफ फीमर कुछ ये अप्लाइड पार्ट है और अन्य भी आप लोग जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक जनरल चीजें हैं कि आपको एटलीस्ट पूछा जाए तो यहाँ अपना लिख लीजिए। लास्ट पॉइंट है इसका कि इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर एक एनसीआईएसएल सिलेबस में बिल्कुल डिफरेंट दिया हुआ है। क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीजेस ऑफ संधि एक्सप्लेन्ड इन आयुर्वेदा। तो यहाँ पर कह रहा है कि आयुर्वेद में वर्णित, मीन्स आयुर्वेद शास्त्र हो, चाहे चरक हो, चाहे सुश्रुत हो, चाहे वाग्भट हो, वहां पर कई बीमारियों का वर्णन किया गया है, उनके इलाज के बारे में बताया गया है। वहां पर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि ज्वाइंट से रिलेटेड हैं, तो उन ज्वाइंट से रिलेटेड बीमारियों का ये सिंपल नाम देना है, यहाँ पर उनको थोड़ा सा बताना है। तो वो कह रहा है कि आयुर्वेद में वर्णित संधियों से संबंधित बीमारियां, आयुर्वेद में वर्णित संधियों से संबंधित बीमारियों का इंट्रोडक्शन, सिर्फ आप उसको नाम दे दीजिए कि कहाँ की ज्वाइंट, कहाँ की ये बीमारी है। तो हम लोग देखते हैं, कुछ नाम देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे आमवात। तो आमवात शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन आमवात का जिसको हम लोग कोरिलेट करते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, कहते नहीं आमवात, मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते नहीं, बट उसके कुछ सिम्टम्स रूमेटॉइड अर्थराइटिस से मिलते हैं, तो उसको हम लोग कह सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस, आरए रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो इससे कोरिलेट कर सकते हैं, ये भी ज्वाइंट की बीमारी होती है। दूसरे नंबर पे है संधिवात। संधिवात का मतलब होता है सिंपल किसी भी ज्वाइंट में, चाहे एल्बो हो, चाहे शोल्डर हो, किसी भी ज्वाइंट में अगर पेन हो रहा हो तो उसको बोलते हैं आर्थराइटिस। आइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग। तो आर्थ्रो मीन्स होता है ज्वाइंट, आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग। जहां कभी इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग हो वहां पेन होता है, ये पेन के सिम्टम्स होते हैं। तो यहाँ देखेंगे संधिवात में आर्थराइटिस, सिंपल आर्थराइटिस से कोरिलेट करते हैं। उसके बाद वात रक्त है। वात रक्त को हम लोग जनरली नाम नहीं सुना होगा आप लोगों ने, उसको हम लोग गाउट से कोरिलेट करते हैं, गठिया से कोरिलेट करते हैं।
तो आम वात रक्त को हम लोग गाउट या गठिया से कोरिलेट करते हैं। एक्चुअली गाउट या गठिया में होता क्या है, कहते हैं कि ये होता कहाँ की बीमारी है, ये बीमारी होती है एक तरह से एंकल ज्वाइंट की, एड़ी की। जैसे कहते हैं ना कि पैर की जो एड़ी होती है, एंकल होती है, उसमें कहते हैं ना कि वहां पेन होता है, उस ज्वाइंट पे पेन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर यूरिक एसिड का कलेक्शन हो जाता है। बॉडी में जब यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है तो वात रक्त या गाउट या गठिया की बीमारी होने लगती है। फिर लास्ट में देखें कोस्ट्रिक्सिस। कोस्ट्रिक्सिस एक तरह से इन्फ्लेमेशन ऑफ नी ज्वाइंट होता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ नी ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट का इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग होता है। तो ये इस तरह से कुछ बीमारियां हैं जो कि आयुर्वेद में वर्णित है, जो कि संधियों से संबंधित है। धन्यवाद।